सबके लिए है, गतिशील विकास के लिए माननीय निर्मला सीतारमण जी ने कि हर एक के सेक्टर में आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, विकास हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सबके लिए अच्छा दिया है। एक एक बात मैं आपको बोलूं कि ये बजट ऐसा है कि अगले 5 राज्यों में जो चुनाव आ रहे हैं उसको मद्देनजर नहीं रखा है। अब देखिए, ये बजट ऐसा है कि आज और अगले हाँ नहीं, 25 साल का हाँ पर ब्लू नीलेश प्रिंट। जी कहीं ना कहीं बजट से तो ये लगा कि शायद ना चुनाव ना को संगत यार, का आप भी बोलने तो कुछ नीलेष असर भाई को। देखने को मिला। नहीं नहीं, आप देखिए कि इसमें एक भी किसी को भरमाया गया हो या कैसा है कि एक साल के लिए बजट हम लोग कुछ भी दे दे और 5 राज्यों की चुनाव। आप देखिए, बजट इतना कॉमन रखा है, कोई भी सेक्टर में टैक्स बढ़ाया नहीं है। आप देखिए कि जितना हमारा जो जीएसटी कलेक्शन आ रहा है, तकरीबन 41 नीलेष एक जी, करोड़ 1 लाख। जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, लोगों को उम्मीद थी कि कुछ इनकम टैक्स में राहत मिल जाएगी। जी 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 जी, मैं बोल रहा हूँ कि इनकम टैक्स में राहत नहीं है, लेकिन बढ़ाया भी नहीं गया है। आप देखिए कि न्यूट्रल रखा है। जब से जीएसटी हमारा जो लॉन्च हुआ था 2016 में, सुब्रमण्यम अरविंद जी ने, कि वहां पे न्यूट्रल था कि 15 से 15.5% जो रखना था। आज देखिए कि आज तकरीबन 11 से 12% ला दिया है। तो आप देखिए कि जितना भी हमारा हर एक सेक्टर में, आप देखिए कि 2 लाख करोड़ जितने भी हमारे एमएसएमई है कि बिना गारंटी के लोन, बिना गारंटी के वहां पे अगर बहुत कॉमन डॉक्यूमेंट्स, या फिर अगर वो उसका वो दिवाला होता है तो भी गवर्नमेंट खुद को गारंटी के तौर पे रखते हैं। तो ये जो बजट है वो अगले 10-25 सालों के लिए एक अच्छा ब्लूप्रिंट है। और ये हमारी आगे वाली पीढ़ी, मतलब आप देखिएगा हर एक सेक्टर में टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। कृषि क्षेत्र ले लीजिए, आप कहीं पे भी एजुकेशन ले लीजिए, आप कहीं पे भी लीजिए, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी ने हर एक सेक्टर में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। और आप देखिए कि ये जो बजट है वो बजट किसी को मतलब भरमाया नहीं गया। हम लोग कहीं पे भी कुछ फ्री नहीं देते या ज्यादा कुछ नहीं देते, लेकिन जो है, जो अपनी जी, पेंडेमिक से बाहर आने के लिए जो बूस्टर डोज होना चाहिए वो है। बजट का मतलब ये होता है कि किसी को पैसे देने या नहीं, ये बजट ऐसा होता है कि टैक्स कहां से आएगा, कहां से जाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे जी, लगेगा। पर अगर इसकी कोई विस्तृत इंफ्रास्ट्रक्चर। चर्चा वैसे देखी नहीं गई। निर्मला जी ने ऐसी विस्तृत चर्चा नहीं की। जैसे ये बजट है तो ये बजट कुल कितना पड़ेगा, और 25 सालों की बात है। लेकिन नीलेष जी, अभी शायद हमें ये नहीं पता कि हम कोरोना को कब हरा पाएंगे। 1 साल का वक्त लगेगा, 2 साल का लगेगा, या 6 महीने में ही हम हरा देंगे। तो हम 25 सालों के लिए कैसे, मतलब इसको ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। जी, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप आज की हर एक हेडलाइन देखिए, लीडिंग न्यूज़पेपर की हर एक हेडलाइन कि जीडीपी 9 के आसपास, 0.5 के आसपास रहेगा। मतलब आप देखिए कि विकास दर रहेगा। हमारी इकोनॉमी इतनी पेंडेमिक में डाउन हो चुकी थी, फिर भी आप देखिए कि हर एक सेक्टर में एक अच्छा बूस्टर डोज मिला है। और ये साल के लिए नहीं है, लेकिन अगले कुछ सालों के लिए आपको ये अगले सालों में दिखेगा कि ये जो बजट है वो सबके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि किसी को बजट का मतलब ये रहता है कि किसी के घर में रातों रात कुछ हो गया या चलो कहीं खाने चलते, ऐसा नहीं। ये बजट ऐसा है कि गवर्नमेंट यहाँ से टैक्स लेगी, यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा तो रोजगारी मिलेगी तो वहां पे वो एम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो ये रहेगा। तो हर एक सेक्टर में आप देखिए कि मैं डिटेल्स में आपको बोलूंगा। जी, जी जलपा जी। जी नीलेष जी, आप बता रहे थे डिटेल में कुछ। जी, अब देखिए कि विनिवेश को लेकर सरकार की मंशा एकदम से साफ और निष्पक्ष रही है। आप देखिए कि एमएसएमई सेक्टर को सबसे ज्यादा रियायत दी गई। मैंने जो जैसे बोला, बजट में आम लोगों के लिए जो भी था कि जो पहले था टैक्स नहीं बढ़ाया गया, 2.5 लाख जो था वही रखा है। किसी को शायद कुछ ऐसा था कि देखिए, आम आदमी ऐसा होता है कि आम आदमी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करता है, आम आदमी एमएसएमई में भी काम करता है, आम आदमी हर एक सेक्टर में काम करता है। हम अगर आम आदमी की एक समीकरण या कुछ व्याख्या करते हैं तो आम आदमी हर एक जगह दिखा पाएगा आपको। ऐसा नहीं कि जी, आम आदमी एक लेकिन मिडिल क्लास में भी आता कॉर्पोरेट है। क्षेत्र जी की बात करें तो इसके अलावा भी काफी कुछ था जिसमें शायद राहत की उम्मीद थी, पर वो नजर नहीं आया। जी जलपा जी, मैं बोल रहा हूं कि ये जो बजट था, ऐसा नहीं कि 5 राज्यों में चुनाव आते हैं। अगर कोई दूसरी सरकार होती तो 5 राज्यों में जो चुनाव आते तो कुछ भी वो लॉलीपॉप देते। लेकिन ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की
अध्यक्षता में और माननीय सीतारमन जी ने ये जो बजट दिया है वो बजट आज को लेके 25 साल तक, आप देखिए कि कोई दूसरी सरकार होती तो कुछ भी दे सकती थी। आपने देखा ही होगा कई पार्टी का मुफ्त में दे रही, लेकिन ऐसा नहीं, ये स्टेबल है, जी ये अगले नीलेश सालों जी, के अगर लिए, पिछला बजट टेक्नोलॉजी याद के करें लिए। तब भी कहीं ना कहीं वित्त मंत्री ने ये कहा था कि अगले 100 मतलब भारत ने 100 साल में नहीं देखा वैसा मतलब अभूतपूर्व बजट होगा। लेकिन उसके बाद भी हमें महंगाई देखी, उसके बाद भी हमने देखा कि किसानों को किस तरह से किसानों की नाराजगी सामने आई। और अगर हम इन डिटेल में भी जाए तो पहले तो वो लॉजिक ही गलत है, क्योंकि हम तो 75 साल मतलब भारत देश के आजादी के सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो 100 साल का तो सवाल ही नहीं आता। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि उन्होंने मुहावरे के तौर पर ये बोला होगा, लेकिन फिर भी क्या हुआ, तो हम कैसे मान ले कि ये अमृत काल बजट है, वो भी सही में लोगों को अमृत ही देगा या फिर उनके लिए एक काल बन जाएगा। देखिए कोई भी सेक्टर में है ना, जैसे आप देखिए पेंडेमिक पूरा वैश्विक महामारी थी, तो हर एक देश है उसमें से बाहर आने के लिए है, और हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो डिमांड है, हमारी जो सप्लाई चेन है, आप देखिए कि गतिशील, आत्मनिर्भर, आप देखिए कि 68% सबसे ज्यादा बढ़ावा हमको भविष्य में देना है। आत्मनिर्भर हम लोग ऐसा करेंगे, हर एक हम लोग बाहर से कुछ लाएंगे तो हमारा पैसा जाएगा, लेकिन यहाँ से कुछ भी हमारे जो संरक्षण में 25% हमारा जो भी है बजट वो बढ़ाया है, तो जो भी रहेगा जी, कि और बाहर से हम जीडीपी लोग की कम अगर बात लाएंगे। करें वो तो कम कर दिया है। अगर हमें सही में आत्मनिर्भर होना था तो शायद ये बार का बजट हम मतलब उस तरीके से प्रस्तुत कर सकते थे। लेकिन काफी चीजों में कम भी किया गया है, जिसका सीधा बेनिफिट कहीं ना कहीं बाहर के लोगों को ही होगा। नहीं देखिए जलपा जी, ये बजट मैंने आपको यही पहले भी बोला कि किसी को लुभाने के लिए नहीं, बजट का एक बैलेंस शीट रहता है कि क्रेडिट और ग्रोथ जो होता है जी वो रहता है, कि ये जो है किसी, मैंने बोला ना कि गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, सरकार के ने कभी ये इसमें कोई टैक्स बढ़ाया नहीं है, जो रखा था वो न्यूट्रल रखा है। और ये आपको मैंने काफी सारे सीए की मैंने डिबेट देखी, तो मैं खुद सीए नहीं हूं, लेकिन सीए की मैंने माध्यम से देखा कि उनको तो मालूम है कि ये जो ग्रोथ है, ये जो बूस्टर डोज है, वो आगे आगे वाले सालों में काम आएगा। और हमारा जो सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भार रखा है, रोजगारी कहां से आएगी, तो रोजगारी आएगी तो इन्वेस्टमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर से रोजगारी आएगी, रोजगारी से जी। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। और ये दिशा नीलेष जी, में जी रोजगारी जा का रहा भी है जो जी। अंक रखा गया है, अगर हम हर साल पूरे देश की बात करते हैं, हम जब बजट की बात करते हैं, तो जो पास आउट होते हैं ना न्यू, उसका रेशियो काफी ज्यादा है। मतलब मतलब संख्या की दृष्टि से भी देखें, जैसे जितनी रोजगारी उत्पन्न होगी या किसको बढ़ावा मिलेगा उसकी चर्चा होती है, तो शायद ये अंक भी कुछ ज्यादा रखना चाहिए। अब आप मेरी एक सीधी बात समझिए कि 1,42,000 करोड़ जीएसटी आया। जीएसटी क्यों आया, कैसे आया? तो शायद कि विपक्ष समझेगा कि फैक्ट्रियां बंद है या रोजगार बंद है। ये जीएसटी आया क्यों? कि फैक्ट्रियां चल रही है, ये कोई बाहर से या पाकिस्तान से या चाइना से जीएसटी नहीं आया, ये जीएसटी लोगों ने पे किया है। तो आप देखिए कि कांग्रेस की सरकार में तो शायद टैक्स कलेक्शन होता ही नहीं था, फिर भी ये टैक्स एक मोदी जी की नेतृत्व में ये टैक्स क्या बढ़ा है, बात कर रहे और हो ये टैक्स नीलेष जी? इंफ्रास्ट्रक्चर में रहेगा। नीलेष जी, ऐसा नहीं है कि भाजपा में ही लोग टैक्स देने लगे हैं, पहले भी टैक्स भरते ही थे। नहीं है जी मैडम, सांझी, आप आप कुछ देख कहना लीजिए चाहते हैं? 2014 के पहले का टैक्स देख लीजिए। जी सांझी। अभी मेरे मित्र नीलेष भाई ने कहा कांग्रेस के समय में शायद टैक्स कलेक्शन नहीं होता था। मैं नहीं उनको था, बता देना हाँ। चाहता हूं कि कांग्रेस के समय में टैक्स कलेक्शन होता था, लूट नहीं होती थी। आपने जीएसटी के माध्यम से और उत्पाद शुल्क के माध्यम से इस देश को लूटा है और कॉर्पोरेट को छूट दी है। आज पूरे आंकड़े देश में दीजिए ना, आपके बजट से निराशा, बोल आंकड़े लीजिए, दीजिए ना। बोलने हाँ, दीजिए ना आंकड़े के मेरे साथ भाई। बोलिए ना, आपको सुना ना आंकड़े मैंने, के साथ दीजिए। आपने इतना सारा फर्जीवाड़ा किया, मैंने सुना ना, मेरी भी सुन लीजिए नहीं तो थोड़ा। आंकड़े के साथ बोलिए ना। आपने इतने सारा फर्जीवाड़ा किया, इतने सारे फर्जी आंकड़े बताए, तो अब मैंने अरे सुना ना आपको आंकड़े साहस बोलिए से। ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने संयम नेशनल से सुना। चैनल के हैं आंकड़े। मैं आंकड़े बताऊंगा, आप नेशनल चैनल के आंकड़े मत बताइए, मैं आपके ही बजट के आंकड़े बताऊंगा। आपने सही से बजट पढ़ा नहीं है, तो ठीक है ना? मीडिया गलत मैंने है। बजट पढ़ लिया हाँ है। जी, हाँ जी, तो मीडिया गलत है आपके हिसाब से, है ना? हाँ जी, मीडिया बोलिए। बहुत कुछ बता रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। केवल सिक्के जी का एक बोलिए, पहलू मत बताइए, ठीक है ना? जी बोलिए। आपके बजट से पूरे देश में निराशा है, ठीक है? महंगाई आज आसमान पर है। देश की गृहिणियों को, महिलाओं को आशा थी कि आप महंगाई को कम करने के लिए कोई कदम उठाएंगे जिससे कि गैस की कीमतें, तेल की कीमतें घटेंगी। आपने कोई कदम नहीं उठाया। आम आदमी ये चाहता था कि टैक्स के स्लैब में कोई परिवर्तन होगा जिससे उनको राहत मिलेगी। मध्यम वर्ग का व्यक्ति चाहता था कि टैक्स के स्लैब में कोई परिवर्तन होगा, उससे राहत मिलेगी। आपने वो भी राहत उनको नहीं दी, ठीक है?
बेरोजगारी को लेकर आपने अभी कहा कि हम लोक लुभाएं वादे नहीं करते। आप 60 लाख रोजगार का वादा कर रहे हो, कुल मिलाकर 14 करोड़ रोजगार जो 2014 से अब तक देने चाहिए थे वो कहां है, पहले वो बताइए। ठीक है, फिर आपने बात अभी की कि हम एमएसएमई को बढ़ाएंगे, हम तरह तरह की आपने घोषणाएं कर दी। दरअसल जब से भाजपा सत्ता में आई है, सदन में बजट जैसा कुछ होता नहीं है। ये एक चुनावी भाषण की तरह वित्त मंत्री जी आते हैं और केवल कोरी घोषणाएं करके चले जाते हैं। चुनावी भाषण के अलावा ये इस बजट में कुछ नहीं है। कॉर्पोरेट को इन्होंने 3% की छूट दी, क्यों दी? यदि इनको छूट देना ही था तो ये जीएसटी में या उत्पाद शुल्क में दे सकते थे, जिसकी वजह से देश के आम लोगों को, गरीबों को राहत मिलती। पर इन्होंने अपने उद्योगपतियों को छूट दी, क्योंकि इनका काम ही यही है। इनको देश के बैलेंस शीट की कोई चिंता नहीं है, इस गरीब की रसोई की कोई चिंता नहीं है, इस देश के आम आदमी की कोई चिंता नहीं है। इनको केवल चिंता है तो अपने चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों की बैलेंस शीट कैसे बढ़े, आने वाले वर्ष में उनका व्यापार कैसे बढ़े, उनकी आमदनी कैसे बढ़े, इनको केवल उसकी चिंता है। देश के आम आदमी कोई चिंता नहीं है। मैं नीलेश जी से पूछना चाहता हूं, उन्होंने तमाम फर्जी आंकड़े बता दिए, वो मुझे बता दे। उनका दल सत्ता में है, निर्मला सीतारमण जी ने बजट को पेश किया, वो मुझे केवल इतना बता दे कि इस बजट में देश के किसान के लिए एक अच्छी चीज क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए एक अच्छी चीज क्या है, और बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या सरकार ने कदम उठाए। ये इन चार मुद्दों पे एक एक बिंदु पर बता दें नीलेश भाई कि बजट में क्या आया है, तो मैं मान जाऊंगा देश का बजट बहुत अच्छा है। देखिए, मैं सबसे पहले डिबेट में जो एंकर बोलते हैं उसका जवाब देने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। फिर भी मैं आपका जो उत्तर नहीं है आपके पास, उत्तर नहीं है आपके पास। आपकी स्माइल थोड़ी और ज्यादा होगी। किसानों की कमर तोड़ दी, आपने किसानों की कमर तोड़ दी। माननीय मोदी जी ने ऑर्गेनिक खेती के लिए बढ़ावा दिया है, और ऑर्गेनिक खेती के लिए बढ़ावा दिया है जिसमें कम खर्चा होगा और सबसे ज्यादा उसको वहां पे वो मार्केट बेच सकता है। वहां पे ड्रोन के लिए देखा है, ड्रोन के लिए वो सुविधा दी है कि ड्रोन के भविष्य में वो ड्रोन वहां पे बैठे बैठे वो देख सकेगा, आएंगे किसान के पास। बोलिए नीलेश जी, मैंने आपसे पूछा है। हाँ बोलिए, मैं आपके उत्तर देने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं के न्यूज के माध्यम से सत्ता में जवाब देने के लिए बैठा हूँ। आप सत्ता में है, आप जवाब दे हैं, आप जनता के लिए। यदि आप यहाँ प्रवक्ता बनकर आए तो आपको उत्तर देना पड़ेगा, आपको जनता के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा और विपक्ष के प्रश्नों का भी उत्तर देना पड़ेगा। आप उत्तर दीजिए, और यदि आपके पास उत्तर नहीं है तो आप बोल दीजिए आपके पास उत्तर नहीं है, ताकि लोग समझ पाए कि आखिर बजट से किसको क्या मिलेगा या क्या नहीं मिला। जी कालू जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बजट में कुल मिलाकर अगर बात करूं तो थोड़े सालों पहले सत्यम कंप्यूटर नाम की एक कंपनी थी हैदराबाद स्थित, उसके जैसा है। यहाँ पर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जुबान पर है, कागज पर है, हकीकत में उसके घोड़े नहीं दौड़ रहे, ऐसी ये बात है। आप बताइए नीलेश जी कि मनरेगा का बजट आपने क्यों घटा दिया, क्यों कम कर दिया? देश के लोग पैसादार हो गए क्या? मनरेगा की जरूरत नहीं है क्या? क्यों घटा दिया, आप बताए ना। आपने एजुकेशन के लिए कितना परसेंटेज बजट को अलॉटमेंट किया, बताइए। इतना पेंडेमिक आया, अभी भी चल रहा है कोरोना का, आपने हेल्थ के लिए 1.6% बजट का अलॉटमेंट किया है। कैसे लोग स्वस्थ रहेंगे? अगर बीमार पड़े तो कैसे स्वस्थ होंगे, आप बताए ना नीलेश जी। कैसे आप हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप आगे करने वाले हो, बताइए। पूरे देश का 1.6% बजट आप हेल्थ के लिए अलॉटमेंट करते हो, आप कैसे इसको फेयर बजट कहते हो? आप कृषि की बात करो ना। अब तो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने वाले थे, 2022 आ गया, आय दोगुनी हुई नहीं। यूरिया डीएपी का रेट दोगुना हो गया। आप 2022 तक हर घर में नल से पानी पहुंचाना चाहते थे, नहीं पहुंचा। आप हर घर में 2022 तक शौचालय बनाना चाहते थे, नहीं बनी ना। तो अब आप जो ब्लूप्रिंट बता रही हो अगले 25 साल की, तो कैसे लोग माने, कैसे लोग यकीन करें? आपने अपने उद्योगपति रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए, आप सब लोग जानते कि देश में 5G टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ गई है। इस बजट में आप देखिएगा कि 5G के रिसर्च के लिए करोड़ों रुपए इसमें अलॉट किए गए हैं। तो इसका फायदा किसको होगा? आम जनता को होगा नीलेश जी, आम जनता को होगा या कॉर्पोरेट को होगा? आपके दोस्त को ही फायदा होगा। 5G टेक्नोलॉजी आ गई, उसका दोबारा आप रिसर्च करके करोड़ों रुपए क्यों अलॉट कर रहे हो, वो बताइए ना। ये आपके पास जवाब। अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आपने अगले बजटों में स्टार्टअप इंडिया चालू किया, स्किल इंडिया चालू किया, उसके बाद मेक इन इंडिया चालू किया। मेक इन इंडिया के आप बहुत गुणगान गाते थे, जैसे आज कुछ नया स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन पिछले बजटों में आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया को लेकर। मेक इन इंडिया को आप बढ़ावा देना खुद नहीं चाहते, क्योंकि आपने जो इंपोर्ट ड्यूटी है, विदेशों से मशीनरी आती है, उसके ऊपर ड्यूटी कम कर दी।
तो आप कैसे मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहते हो, प्रोत्साहित करना चाहते हो, वो मुझे बताइए। आपने डिजिटल यूनिवर्सिटी का नाम देकर जो हमारे यहाँ परंपरागत केंद्रीय विद्यालय है, जो यूनिवर्सिटीज है, उसके लिए आप पूरी बात भूल गए बजट में। आप खाली डिजिटल यूनिवर्सिटी पर फोकस करना चाहते हो, उसके लिए आप 200 चैनल चालू करना चाहते हो, बस उसमें आपका एजुकेशन का बजट आ गया। आयुर्वेदिक जो संस्थान है, आयुर्वेदिक कॉलेजेस है, उसका ग्रांट इन लोगों ने रोक दिया गया है, बजट के पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसकी नीति आप देख लो। महिलाओं के लिए आपने कौन सी घोषणा कर दी? महिलाओं के लिए आपने कोई नई घोषणा नहीं की। आपने खाली ये बोला कि हम आंगनबाड़ी 2 लाख आंगनबाड़ी रेडी करेंगे, उसके अलावा महिलाओं के लिए इस बजट के अंदर क्या है मुझे बताइए। किसानों को जो सम्मान निधि है उसको आपने नहीं बढ़ाया। 6,000 जो सम्मान निधि किसानों को ईयरली मिलती है, वो उसकी एवरेज जो किसानों की भारतवर्ष में आई है वो उसका 6% है, तो आप उसको क्यों नहीं बढ़ाते? आप बताइए। आप सामान्य, मैं नहीं कहता कि सामान्य आदमी के जेब में पैसा आ जाना चाहिए बजट से, लेकिन सामान्य आदमी के जेब से पैसा ज्यादा जाने लगा आपके बजट का ये सब फॉर्मूला देख के। तो क्या आपने कॉर्पोरेट टैक्स में राहत दे दी, सामान्य आदमी के इनकम टैक्स में कुछ नहीं राहत दे दी। उसके होम लोन का कुछ आपने ईएमआई कम नहीं करवाया, ब्याज रेट कम नहीं करवाया। आपके पास इतना जीएसटी का आप खुद स्वीकार रहे हो कि कलेक्शन आ रहा है, तो कुछ इनकम टैक्स स्लैब घटाना चाहिए ना, उसमें कटौती लानी चाहिए ना। आप डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, रेल को पूरा प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे ले जा रहे हो। क्या होगा इससे? सामान्य आदमी जो मिडिल क्लास रेल से यात्रा करता है उसको महंगा पड़ेगा ना रेल यात्रा। आप पूरा डिसइन्वेस्टमेंट तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप वोडाफोन और आइडिया में जो आपने अभी खरीदा उसमें हिस्सेदारी, वहीं से बताता है कि आप आगे क्या करने जाने वाले हो। आगे 25 साल में जलपा जी और कुछ नहीं होगा, लेकिन अगले 3 साल का मुझे पता है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी जो बजट और पेश करेगी उसमें पूरा फोकस इनका डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ रहेगा और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ रहे। सामान्य आदमी है उसके लिए कुछ भी नहीं है। सामान्य आदमी मध्यम वर्ग क्या फील करेगा कि उसको इनकम टैक्स स्लैब में राहत मिली कि नहीं, उसका लोन का जो होम लोन का ईएमआई है उसमें उसको राहत मिली कि नहीं, ये सामान्य आदमी की डिमांड है। कोई कैश पैसा जेब में डालना नहीं चाहता नीलेश जी, लेकिन उसकी जेब से जो वजन हल्का हो रहा है उसके लिए सामान्य आदमी चिंतित है। उसके लिए आपके पास क्या है वो बताइए ना। कैसे खेडूत जो किसान है उसकी आय डबल होगी, उसका रोड मैप बताइए। आपने क्रिप्टो करेंसी, जो आपको लगा कि बहुत ल्यूक्रेटिव सेक्टर है, बहुत लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत मुनाफा है, इसलिए आपने उसके मुनाफे पर 30% टैक्स लगा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी सरकार के पास उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट है? क्रिप्टो को आप लीगलाइज करने जा रहे हो तो उसका कोई ब्लूप्रिंट है? मैं इन्वेस्टर हूं क्रिप्टो में, मेरे पैसे अगर धोखे से डूब गए क्रिप्टो के अंदर तो आप मुझे पैसा वापिस निकाल के दे सकते हो क्या? मुझे प्रोटेक्शन दे सकते हो क्या? उसका कोई रोड मैप है क्या आपके पास? तो आपको जैसे लगा कि इसमें बहुत सारा ढेर सारा इंडिया से इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो लगा दिया टैक्स 30%, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लगा दिया। लेकिन आज देश का नागरिक यह चाहता है कि मैं क्रिप्टो में 30 लाख रुपया डालना चाहता हूं, लेकिन मेरे 30 लाख डूब गए, कोई फ्रॉड हो गया, चीटिंग हो गया, तो उसके लिए आपके पास उसके लिए कुछ लॉस है क्या? तो आप पहले वो बनाइए ना। आपको जहां पे पैसा दिखाई देते वहां पर आप वहां पे टैक्स डाल देते हो। आप पेट्रोल में पैसा देखते हो तो वहां पर पूरा रेट बढ़ा देते हो, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हो। आपके पास आय की कोई अल्टरनेटिव सोर्स खड़ा करने की ताकत है कि नहीं? जहां लोगों ने अपना उत्पाद बढ़ाया है, इनकम बढ़ाई है, वहीं पर आप डाका डाल देते हो। ऐसे कैसे चलेगा? आप अब तक के बजट में बात करके ये मोदी सरकार की हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज आप लिमिटेड हो गए 16 लाख रोजगार तक। सरकारी रोजगार की आपने बात की 16 लाख, प्राइवेट का रोजगार मिला के आपने अभी बात कर दिया 60 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। तो अब तक आप 2 करोड़ देते आए थे, उसका क्या हुआ? इस बार क्यों नहीं दिया? बाकी के 1.60 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया क्या इस साल? क्यों आपने कटौती कर दी? आपको रोजगार देना चाहिए, आपको कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। आपने ऑर्गेनिक खेती को आप बोल रहे कि हमने बढ़ावा दिया, लेकिन दूसरी तरफ आप फोर्सफुली लोगों को कहते हो कि आप ऑर्गेनिक करो। और एक्सपेंसिव है, इनिशियली सेटअप कॉस्ट लगता है, उसके लिए आपके पास क्या योजना है बताइए ना। यूरिया खादर का आपने रेट डबल करके आप ऑर्गेनिक की तरफ लोगों को ले जाओगे क्या? अभी जिस किसान के पास उतनी सहूलत नहीं है, वो रासायनिक कृषि कर रहा है, प्राकृतिक कृषि, तो उसके लिए आप रासायनिक खादरों का रेट डबल कर दोगे, उसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी क्या? आप कृषि को कैसे बढ़ाओ करके? किसानों की डिमांड थी कि एमएसपी पे कुछ बोला जाए, उसमें कुछ क्लोज लाया जाए, एमएसपी पे आप बात नहीं करते। कैसे किसान जिंदा रहेगा और उसकी किसानी जिंदा रहेगी आप बताइए। सामान्य आदमी के लिए आपके पास कुछ नहीं है, युवाओं को रोजगार के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो आप किस वर्ग के लिए आपने ये बजट आप
अगर मुझे आप पूछते हो कि मुझे रेटिंग देना है, मार्क्स देना है, तो मैं 5 मार्क्स दूंगा। वो भी इसलिए कि आप डिजिटल करेंसी फला फला की बात कर रहे हो, मॉडर्न युग की इसलिए, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो इसलिए। लेकिन जो ट्रेडिशनल बजट होना चाहिए उसमें मुझे एक वर्ग दिखाओ जिसके लिए आपने कुछ योजना लाई हो। महिलाओं के लिए कुछ लाया, किसानों के लिए आप कुछ लाए नहीं, आप युवाओं के लिए लाए नहीं, तो आप समाज के कौन से वर्ग के लिए कुछ लाए हो, पॉजिटिव लाए हो, बताओ। कुछ नहीं है, आपका पिटारा में भी कुछ नहीं रह गया। जी प्रशांत जी, आपकी और अभी यहाँ पर आना चाहूंगी। बजट 2022 क्या पाया क्या खोया? देखिए, बजट की एक मजा देखिए कि हर साल आता है, 2 दिन बहुत बड़ी चर्चाएं होती है, फिर अगले साल नए बजट में नई चर्चा। पूरे साल में बजट के ऊपर ना तो कोई चर्चा, ना तो कोई बोलता है, ना कोई दिखता है कि हमने ये बोला था, इतना किया ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन। तो पिछले साल के बजट का ऑडिट रिपोर्ट जो होना चाहिए, जिसको हम व्हाइट पेपर भी बोल सकते हैं, वो नहीं मिल रहा है, पहली बार। इस बार के और दूसरी बजट की मजा देखिए, ये पैटर्न हो गई है। बजट आएगा, सत्ताधारी पक्ष, आज एनडीए है, कल यूपीए था, तो आज एनडीए ने बजट पेश किया है, तो एनडीए वाले सब बोलेंगे बजट विकास लक्षी है, पूरे देश का इतना अच्छा होने वाला है, सबके अच्छे दिन आने वाले हैं। और विपक्ष बोलेंगे बजट में कुछ नहीं है, सब धोखा दे दिया है, कुछ दिखता नहीं है। ये नॉर्मल ट्रेंड है। इसीलिए ये सब मतलब ऐसे ही ऑटोनोमस और प्रोटोटाइप के हिसाब से आता है, जाता है, उसकी इम्प्लीकेशन हमको कहीं नहीं दिख रही है। हम सब यहाँ जो बैठे हैं, जो जनरेशन, वो जनरेशन की ये चिंता होनी चाहिए कि मेरे देश में ग्राउंड पे क्या आएगा, क्या जाएगा, और मेरे यहाँ के युवाओं को, बच्चों को, बेरोजगारों को, महिलाओं को, पूरे मेरे देश को क्या मिलेगा। हर एक गवर्नमेंट की एक कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, तो बजट भी हर वक्त 50-50 होता है। कोई भी गवर्नमेंट 100% किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। तो ये एनडीए भी अगर कुछ भी बोल दे, वो 100% किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, और यूपीए भी कर ले तो वो भी नहीं कर सकता है। आज के बजट की थोड़ी मजा देख लेते हैं। तो लास्ट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 34.83 लाख करोड़ के आसपास था, जो इस बार जो एस्टिमेट किया गया है, विच इज क्लोज टू 32 लाख करोड़, मतलब 2 लाख घट गया है। वो घटने का रीजन कहीं दिखा नहीं है, या तो मतलब स्टॉप गैप था कि वो 34 एक्सपेक्ट किया, उसमें भी 32 तक ही पहुंचा है, कि क्या था वो देखना पड़ेगा। रुपया कहां से आता है, कहां जाता है, उसका कैलकुलेशन हम सबके पास है कि मेजरली रुपया कहां से आता है, जिसमें जीएसटी की इनकम आप देख लो, बोरोइंग देख लो, कॉर्पोरेट टैक्स देख लो, ये सब मिला के करीबन 70-80% हो जाते हैं। और मैक्सिमम रुपया जो जाता है, इंटरेस्ट पे जाता है, स्टेट टैक्स जो स्टेट को वापस देना है, और सेंट्रल की 2 अलग अलग स्कीम, एक सेंट्रल स्कीम, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, कि जो जैसे अपने आयुष्मान है, वो सेंट्रल की स्कीम है, तो उसमें रिबेट देना है। उसी तरह स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जो डायरेक्ट सेंटर से ही, जैसे किसान सम्मान निधि जाती है, वो स्पॉन्सर्ड स्कीम है सीधा। तो ऐसे मामले में रुपया जाता है, इसके बावजूद फिस्कल डेफिसिट वहीं की वहीं रह जाती है। अभी हम लोग बोल रहे हैं हमको क्या मिला, क्या दिया। 2 प्रकार का बजट के अंदर 2 कैटेगरीज होती है, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो सीधा सिटीजन्स को अफेक्ट और इफेक्ट करा है, और एक इंडस्ट्री, और तीसरा होता है डिपार्टमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एग्रीकल्चर, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन। ये डिपार्टमेंट को आप कैसे एम्पावर करोगे, इसमें जो गैप है पिछले 75 साल का, वो गैप को कैसे आप फुलफिल करके, उसको बूस्ट करके, वो ग्राउंड पे उसकी एक्शन ऐसी दिखे कि वहां क्वालिटी आए, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, किसानों को टेक्नोलॉजी हो, या किसान की जो प्रोडक्शन होती है उसके लिए, मतलब उसकी प्रोडक्शन प्रॉपर जगह पे पहुंचे, उसका रेट उसके बैंक के अकाउंट में पहुंचे, वो पूरी साइकिल कैसे कंप्लीट होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक गवर्नमेंट की खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे सरकार कोई भी आए, कल सपा बसपा की भी आ जाए या सीपीएम की भी आ जाए, वो उनको भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रास्ता, ब्रिजेस सब बनाना ही बनाना है, हाईवे बनाना ही बनाना है, तो उसके पीछे जाना ही जाना है। वो पैसों में हम सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है एज अ सिटीजन। बट अगर इंडिविजुअल की अभी मैं बात करूंगा, पहले स्पेल में मेरी बात की, तो मैं एज ए इंडिविजुअल, क्या लोगों की अपेक्षा क्या रहती है, तो आप किसी भी घर में जब एंटर होते हो, तो सबसे पहले वो होम लोन, तो उसका इंटरेस्ट रेट घटा, उसके पास एक कार होती है, तो कार लोन के इंटरेस्ट रेट में उसको बेनिफिट मिलता है। देखिए, महंगाई में आप महंगाई कटौती नहीं कर सकते, बट सेविंग्स कितनी बढ़ती है जिससे लोगों को वो महंगाई नहीं दिखती है, वो बैलेंस करना है अपने को। हम सरकार सीधा अपने जेब में या खाते में पैसा नहीं दे देगी महंगाई हटा के, कि आप ये महीने 5,000 रुपया ले लो, आपको एक्स्ट्रा मिल गया हमारी तरफ से। बट इनकम टैक्स स्लैब जो टोटल इनकम है, उस
इनकम टैक्स पेयर देश में कितने हैं? 6 करोड़ से भी कम है। तो इनकम टैक्स में उनको क्या मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है? जो उनकी सेविंग्स में जाता है, और वो जो सेविंग बचती है वो कहीं और यूटिलाइज कर सकता है, तो स्पेंडिंग पावर बढ़ती है, और वो स्पेंडिंग पावर से देश की जीडीपी बढ़ती है। तो हाउस होल्ड में टैक्सेस की बात हो गई। जब आप अंदर आ जाते हो तो सब्जी, दूध, ये जो रूटीन खर्चा लोगों का, इंडिविजुअल का, गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी 2014 से मैं बहुत सुन रहा हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया नंबर 1 बनने जा रहा है। तो मेरे हिसाब से पिछले 7 साल में हमने इतनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर दी गई होती कि आज हम हर घर में बिजली फ्री दे सकते। फ्री तो मतलब इलॉजिकल है, बट एटलीस्ट अभी जो चल रही है, जैसे यूपी में आज की तारीख में बिजली का, गुजरात में सरप्लस है लेकिन यूपी में बिजली नहीं है। यूपी ऑलरेडी लॉस में चल रहा है, उसके पास सरप्लस तो नहीं, मतलब जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उससे वो 20% लोअर साइड चल रही है। 26,000 की रिक्वायरमेंट है, उसकी जगह 22,000 पे है, वो पहले 14,000 ही थी। तो ये बैलेंस कैसे करना है, उसके लिए स्पेंडिंग करना है। कॉर्पोरेट, ये जो मतलब जो भी कटा है वो कॉर्पोरेट को, इंडस्ट्री को क्या चाहिए कि उसका जितना भी रॉ मटेरियल आ रहा है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी या जो भी अलग ड्यूटीज लगती है वो थोड़ी कम हो, या उसमें कुछ उनको सब्सिडीज मिले, कुछ रिबेट मिले, ताकि उनका प्रोडक्शन का कॉस्ट डाउन हो। वो कॉस्ट डाउन होगा तो वो लोग मार्केट में डाउन कॉस्ट से वो ले जाएंगे। अभी तो क्या हो रहा है, बजट में जो आता है उनको सब्सिडी जो मिलनी है मिलने, उसकी इम्प्लीकेशन आम आदमी को नहीं मिल रही है। आज मैं आपको 5 रुपया टैक्स घटा के दूंगा और आपकी प्रोडक्शन 10 रुपया घटती है, तो आप आपकी एमआरपी पे 5 रुपया भी नहीं घटाते हो, तो वो भी तो बैलेंस करना है। तो ये सब मुझे लग रहा है बजट का पार्ट होना चाहिए, नहीं कि ऐसे ही ओवरव्यू आके, मतलब 25 साल का बजट आप फाउंडेशन बना रहे हो, अच्छी बात है, ये फाउंडेशन है कि शायद 25 साल बाद ये फाउंडेशन के ऊपर इमारत बनेगी, बट अभी फाउंडेशन में बहुत सारे गैप है, उसको कैसे क्लोज करना है वो सब मेरे नजरिए से, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, मैं पक्ष का नेता नहीं हूं कि मुझे सिर्फ बोलना है, बट ये एक एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे ये सब दिखता है कि बजट में ये सब थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आपके और आना चाहेंगे यहाँ पर सरजू जी, बजट 2022 क्या लगता है इसके बाद, क्या 25 सालों का जो आयोजन की बात की गई है, क्या राजकीय कोषीय घाटे की अगर हम बात करें, क्या वो हम कम कर पाएंगे? सबसे बड़ा प्रश्न तो सबसे पहले जी दिलबा सर। जी, गुड क्वेश्चन। आपने एक अच्छा क्वेश्चन रखा है, और साथ में आपका जो टाइटल है क्या खोया क्या पाया, उसकी भी बात कर सकते हैं। सबसे पहले जो आप फिजिकल डेफिसिट की बात बता रहे हैं, तो देखिए जब आप अंकों की बात करते हैं और किसी अंक को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके बात करते हैं कि भाई जीडीपी के इतने परसेंटेज मुझे डेफिसिट रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है, देयर इज अ गुड पॉइंट, और उसकी तरह जो काम भी हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। बट एक चीज़ यहाँ पे कम दिख रही है कि फिजिकल डेफिसिट हमेशा अमाउंट में होती है। अमाउंट मतलब इतनी लाख करोड़ की हमारी फिजिकल डेफिसिट हुई, उसको हम अगर जीडीपी पे परसेंटेज से गिना जाए तो जीडीपी हर साल बढ़ता है, तो उसके परसेंटेज से अगर डेफिसिट गिनेंगे तो जो डेफिसिट अमाउंट है उसका कभी पता नहीं चलेगा। डेफिसिट बढ़ती जाए, परसेंटेज में कम होती जाए, ये इम्बैलेंस है। अगर हमें बात करनी है तो डेफिसिट को एब्सोल्यूट अमाउंट में ही बात करनी चाहिए, और तभी हमें पता चलेगा कि वो डिमिनिशिंग हो रही है कि नहीं। किसी भी समृद्ध इकोनॉमी में जो फिजिकल डेफिसिट कंसेप्ट है वो एक्चुअली मिनिमाइज होना चाहिए। मैं इतना खुश हूं कि 2015-16 से मैं देख रहा हूं कि फिजिकल डेफिसिट के ऊपर जो बैरोमीटर के ऊपर जो दाव लगा है कि भी उसको कम करना है, कम करना है, कम करना है, वो अच्छी बात है। चाहे 1-2 साल ऐसे रहे होंगे हमारे, चलो यही साल की बात कर लो, इस साल अगर फिजिकल डेफिसिट के टारगेट्स मिट नहीं हो पाए तो उसके दो भी रीजन है। एक है फिजिकल डेफिसिट जो परसेंटेज में बात हो रही है, तो हमारी जीडीपी ही इतनी नहीं बढ़ पाई है जितनी हमें बढ़ानी थी बिकॉज ऑफ कोविड महामारी। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, किसी भी इकोनॉमिस्ट को देना चाहिए, किसी भी राजनीतिक आदमी को भी उसको देना चाहिए। जहां तक की बात है कि इंटेंशन क्या है, फिजिकल डेफिसिट इतने सालों में अगर आपकी मैनेजमेंट एक्सपेंस की तरफ ज्यादा थी तो दैट वाज नॉट एन गुड। अभी आपकी जो फिजिकल डेफिसिट की अमाउंट है
वो प्रोडक्टिव खर्च की तरफ जा रही है तो उसको थोड़ा टॉलरेट कर सकते हैं। आज के दिन हमारी फिजिकल डेफिसिट जो जा रही है, जो भी है, वो प्रोडक्टिव अमाउंट की तरफ जा रही है। फिजूल खर्च वाले जो फिजिकल डेफिसिट थी उससे थोड़ा हम आगे आ गए हैं। इसमें एक लंबा सोच भी कारणभूत है, पब्लिक की अवेयरनेस भी कारणभूत है और गुड गवर्नेंस भी इसमें चल रहा है। तो मेरे हिसाब से फिजिकल डेफिसिट के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो महत्व का है। थोड़ा बहुत फिगर आगे पीछे इतने सालों से रिकवरी कर रहे हैं, लेटिंग देम गुड गोइंग इज, और अच्छी बात हो रही है, आगे जाके और इसमें फायदा दिखेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज किसी को भी याद रखिए, मैं किसी राजनीतिक पक्ष से नहीं हूं और मैं कभी किसी की पक्ष की बात भी नहीं करता हूं, जो सभी लोगों को याद करना है कि हमारी फिजिकल डेफिसिट किस तरफ है। इज इट टुवर्ड्स द प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। तो ये सबसे बड़ा बात था। जो आपका टाइटल है आज का, बड़ा अच्छा आपने टाइटल दिया है, क्या पाया क्या खोया। हर आदमी को ऐसा होता है कि जैसे परिवार में भी कोई बजट बन रहा हो तो उसमें छोटे बच्चे भी आशा लेके बैठते हैं कि मुझे भी कुछ मिलेगा, और घर की जो लेडीज है उसको भी कुछ मिल रहा है ऐसा भी लग रहा होगा। तो हर लोगों की आशा अपेक्षा एक होती है। दूसरी तरफ ऐसी बात होती है कि जिसकी शादी होती है उसी का गाना गाना चाहिए। आपको भी हमारे बहुत ही एक छोटी सी कि गाना उसी का गाना चाहिए जिसकी शादी है। तो बजट में भी है, हर आदमी कुछ ना कुछ अपेक्षा रखेंगे, लेकिन हमें ये जोड़ना चाहिए आज के दिन में क्या जरूरी है। आज के दिन में ये जरूरी है कि हम हमारी इकोनॉमी को अच्छी तरह से बाहर लेके आए। अभी कोई कॉर्पोरेट ने कोई टैक्स रिडक्शन की मांग नहीं की है। अभी आप देखा जाए तो ये जो बजट आया है उसमें किसी को टैक्स की रियायत नहीं दी गई है, वो बात सही है, बट उसके सामने हमें ये भी देखना चाहिए कि किसी के पास से कुछ ज्यादा महंगा भी नहीं है। तो ना तो मिडिल क्लास पीपल जो सैलराइड पीपल है उसकी कोई इनकम टैक्स की कोई बढ़ोतरी हुई है, ना कॉर्पोरेट की बढ़ोतरी हुई है। जरूर से कोई ऐसा बोल सकता है कि मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में कोई फायदा नहीं हुआ, बट उसके सामने देखा जाए तो हम ये भी सोच सकते हैं कि इसको बढ़ाया भी नहीं है 3-4 साल से, तो ये बैलेंस चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तो गलत आदमी करता ही है, कोई भी है। तो वो जो पाया और खोया की जो आप बात कर रहे हैं, तो उसमें जो पाया है उसके लिए मैं पहले बोलूंगा, ताकि कोई खुशी का माहौल भी हो जाए। दिवाली है तो दिवाली का माहौल भी होना चाहिए, तो बजट है तो खुशी का माहौल भी करते हैं कि सबसे बड़ी चीज जो है, जो आज कोई न कोई आदमी किसी न किसी जगह कोई भी कोऑपरेटिव सेक्टर में जुड़ा हुआ है। हमारे हिंदुस्तान की बैकबोन है एक्टिविटी का कोऑपरेटिव सेक्टर, चाहे वो आदमी ग्रामीण हो चाहे वो आदमी शहर में भी हो। आप और मैं अर्बन पीपल है, लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में साथ जुड़े हुए होते हैं। तो उसका एक इम्बैलेंस था कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो टैक्सेशन के बाद जो सरचार्ज लगते थे वो कम हो गए थे, कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सेक्टर में वो ज्यादा चल रहे थे। तो उसका एक 3% का जो बेनिफिट गवर्नमेंट ने अभी दिया है, ओके, इट इज नॉट द बेनिफिट पास, इट इज द करेक्शन विच इज मेड टू मेक द लेवल प्लेइंग फील्ड। क्योंकि आज बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी इतना बड़ा काम करती है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट के फील्ड के लेवल की होती है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे आप मिल्क में देखो, पूरे हिंदुस्तान में मिल्क का जो बिजनेस है वो सभी ज्यादातर कोऑपरेटिव फेडरेशन के पास है, तो उनको इसमें कुछ ना कुछ तो फायदा होने वाला है। तो डायरेक्ट चलो हमारी जेब में कुछ नहीं आया है, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर को कुछ ना कुछ मिला है। उसी तरह कुछ जो मिलने की जो भावना है, अगर वो बात करनी है तो एक बढ़िया चीज मिली है। इसका मॉनेटरी क्वांटिफिकेशन नहीं है, लेकिन आपको कोई खाना पार्टी मिले आपको शांति होती है, आपको पैसा मिले आपको शांति होती है, उसी तरह आपको परेशानी ना हुए तो भी आपको शांति मिलती है। तो 3-4 साल से अगर आप सब लोगों ने जहाँ यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने जो सुन रहे हैं, सबने देखा होगा कि इनकम टैक्स की तरफ से आपको 1 साल के बाद 2 साल के बाद आपका रिटर्न भरने के बाद नोटिस आती थी कि आपने ये शेयर लिया हुआ था वो बताया नहीं है, आपने ये फिक्स डिपॉजिट करी उसकी इंटरेस्ट आपने बताई नहीं है। क्योंकि इतने सालों से पब्लिक और एम्प्लॉय क्लास खास उसको ऐसा था मेरी सैलरी का रिटर्न मैंने भर दिया, बाकी की इनकम मुझे कुछ बतानी नहीं है। लेकिन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो ट्रिगर होके इनकम टैक्स के पास डायरेक्ट जा रहा है, जैसे आपने ज्वेलरी के पास से सोना लिया तो उसका रिटर्न इनकम टैक्स को पता है, आपने शेयर में इन्वेस्ट किया इनकम टैक्स को डायरेक्ट पता चल जाता है, आप बताओ या ना बताओ, क्योंकि 5 से जुड़ा हुआ है। तो इतने सालों में क्या हो रहा था, लास्ट 4 साल से आप रिटर्न फाइल करो, उसके बाद तुरंत नोटिस आती थी कि आपने ये चीज आपके रिटर्न में नहीं ली है,
अभी जब इनकम टैक्स नोटिस देके आपको बुलाता है तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी भी भरना पड़ता है। तो ये अच्छी चीज आज करिए कि आपके रिटर्न फाइल करने के बाद अगर 2 साल तक आपको कोई गलती अपने आप महसूस होती है कि मैंने ये चीज लिखाना भूल गया, तो आपको एक मौका इस बार मिला है कि आप अपना रिटर्न वापस फाइल कर सकते हो, टैक्स भर दो, आपको पेनल्टी लगनी नहीं है। ये एक करेक्टिंग फैक्टर भी है, क्योंकि डायरेक्ट कलेक्शन जो डेटा कर रही है डिपार्टमेंट इनकम टैक्स और गवर्नमेंट, वो कहीं ना कहीं आम आदमी अपने रिटर्न में बताता नहीं था। तो ये एक मेंटल पीस भी मिली है। अब मैं बोलूंगा क्या गवाया। 2-3 चीज है कि जो कॉमन मैन को पता नहीं चलता है कि हमने क्या गवाया है, बट देन ऑल्सो इट गोज आउट ऑफ योर पॉकेट और इट गोज आउट ऑफ योर इनडायरेक्ट पॉकेट, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। अगर जीएसटी बढ़ेगा तो आपके पॉकेट में से ही उसको जाना है। तो एक बात तो अभी तय है कि कभी कितने सालों से जब से जीएसटी आया है, तो जीएसटी की जो भी बढ़ोतरी है या कटौती है वो जीएसटी काउंसिल में होती है। तो उसका ना तो बजट में कोई मुनाफा आपको होता है, ना कोई आपको गैरफायदा होता है। तो बजट में जीएसटी की तरफ से तो आपको कोई नुकसान नहीं है। तो फिर नुकसान कहाँ पे है? तो 2-3-4 नुकसान ऐसे हैं कि जो आम आदमी को आगे जाके पता चलेंगे। जैसे कि एक है मेंटल पीस, जैसे दी है ऐसे एक मेंटल पीस हर्ट की है। एक बहुत छोटा सा सेक्शन इस बार इनकम टैक्स में ऐड किया है, उसको अमेंड किया है। ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि गवर्नमेंट ने ये चीज कंट्रोल करने के लिए डाली है कि जैसे जो कि गलत होती थी, जो लोग बुक्स में अपने एंट्री डालने का काम करवाते थे कि भाई 2 नंबर का पैसा 1 नंबर करने के लिए वगैरह, जैसी जो लूज स्टॉक होती थी उसको कंट्रोल करने के लिए अभी गवर्नमेंट ने क्या नियम किया है, अगर आपने किसी से लोन लिया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पूछता है कि वो लोन आपने किससे लिया है, तो ना सिर्फ आपको उसकी पहचान करानी है, आपको अभी ये भी साबित करना है कि वो आदमी इतनी कैपेसिटी वाला था कि जो मुझे लोन दे पाए। अभी उसकी कैपेसिटी हम कैसे साबित करेंगे, वो एक बहुत बड़ी बात आ रही है। क्योंकि जिसने मुझे पैसा दिया, मुझे उसको ये भी अभी पूछना है कि आपका रिटर्न मुझे दो, आपकी बैलेंस शीट मुझे दो, आप कितना पैसा कमाते हैं वो मुझे दो, क्योंकि मुझे आगे जाके इनकम टैक्स को मुझे साबित करना है कि आपकी इतनी कैपेसिटी थी जो कि मुझे पैसा दे। तो ये एक ऐसा है कि गवर्नमेंट ने शुभ आशय से किया है कि भाई गलत पैसे जो गलत एंट्री से डालते थे उनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेड और इंडस्ट्री को इससे, क्योंकि ये डिस्क्रिशनरी पावर जाएंगे ऑफिसर्स और अधिकारियों के पास, उसको मानना न मानना वो अपने हिसाब से अपने दिमाग से चलना है। तो ये एक बड़ा लॉस हो रहा है जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जिसको बोलते उसमें आगे जाके आने वाला है। मेरे 2-3 भाइयों ने बताया कि एक अच्छा भाई चूज हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी, जिसका नाम न लेके इसका काम डिजिटल असेट्स बोल के उनको उनके ऊपर टैक्स डाला है 30%। तो वो एक अच्छी बात है। देखो वैसे हम सब लोग इंडिया में रहते हैं, हम सब हिंदुस्तानी है, हमारा देश का जो भी भला वो हमारे लिए ही हो रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी से टैक्सेशन की सबसे बड़ी फायदा क्या है, जो भी लोग क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं अगर उनको कुछ प्रॉफिट हुआ है तो वो तो क्रिप्टो करेंसी अदर करेंसी में काम कर रहे थे, लेकिन उसका हिंदुस्तानी पैसा टैक्स तो इंडियन रुपीज में ही भरना पड़ेगा। तो दैट मच 30 रुपीज 30% टैक्सेशन वो कहीं भी आउटसाइड इंडिया भी कमाया होगा, कहीं भी कमाएगा। द मोमेंट दैट पर्सन इज एन इंडियन पर्सन एंड इफ ही अर्न्स इन अ क्रिप्टो करेंसी और एनी सच डिजिटल वर्चुअल एसेट ही विल हैव टू पे 30% टैक्स। तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छी बात है कि भाई चलो कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट के तिजोरी में आएगा, तो वो हमारी पब्लिक के लिए ही आ रहा है। और वैसे ये पैसा तो हवा में ही तैर रहा था, ये पैसा किसी को नहीं मिल रहा था। तो इट इज गुड कि गवर्नमेंट की ट्रेजरी में आता है। तो ऐसा है, कुछ खोया है कुछ पाया है, अच्छी बात है दोनों की तरफ से। आपकी और नीलेश जी आना चाहूंगी, बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की और डिजिटल करेंसी की। बेनिफिट क्या होगा, या फिर अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर ले तो जो ब्लैक मार्केट होता था क्या वो एंट्री हम पकड़ पाएंगे, या क्या वो डेटा हमें सचोटता से मिल पाएगा, एक ये भी प्रश्न है।
देखिए, माननीय मोदी जी का बजट हो और हमारे अपक्ष मतलब ये कांग्रेस और आप तालियां बजाए, ऐसा तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और ये इनका अध्ययन भी नहीं होगा इतना। और मैं समझ गया कि इनका शायद अध्ययन भी होगा तो ये लोग कुछ ना कुछ इसमें निकालेंगे। लेकिन मैं गढ़वी जी की बात से सहमत हूँ कि हर एक सेक्टर में हम लोग 100% कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट नहीं दे सकती। एक बात सुन लीजिए। दूसरा, कि 140 करोड़ की हमारी आबादी बढ़ चुकी है, फिर भी टैक्स पेयर 6 से 7 करोड़, मतलब ये बहुत परसेंटेज में हम लोग गिने तो हमारा जो टैक्स पेयर है वो बहुत ही कम है। फिर भी हम लोग जीएसटी या कुछ भी अच्छी हमारी आमदनी होती है, उससे हमारा देश का पूरा इनकम और जावक रहता है। दूसरा, कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, तो ये जैसे सीए जी ने बोला कि ये हवा में तैर रहा था, इसमें ब्लैक मनी चल रहा था, फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने उसको ट्रेजरी में लाते हो, और ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मतलब देश के लिए काम आएगा, लोगों के लिए काम आएगा। तो ये एक अच्छी बात है। इसमें ऐसा है कि कोई इसमें ट्रांजेक्शन करेगा, मतलब उसमें लॉस भी होता है, तो वो लॉस में भी उसको 30% उसको देना पड़ेगा। तो ये सरजू जी ने अच्छी बात बोली है कि वो हमारे देश के लोगों के लिए काम आएगा। तो कालू जी, आप लाल मत होइए, आप ध्यान से सुनिए कि ये बात थी। और दूसरा, कि पुनः फिर हमारे से जो 30% देना है। मेरी बात सुनिए, मेरी और बात। फिर साइबर फ्रॉड के किस्से में क्या फ्यूचरिस्टिक होगा? क्या बजट। गवर्नमेंट हस्तक्षेप करेगी? या फिर अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो वहां पर अंतरराष्ट्रीय लॉ लगता है, मतलब वो जी जी किसी जी, मैं कंट्री अपनी का नहीं जी होता। जी जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, फिर मैं बोल देता हूं कि इस साल मोदी जी ने फ्यूचरिस्टिक बजट विथ साइंटिफिक रीजन, मतलब आप देखिए कि हर एक क्षेत्र में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। बराबर। आप देखिए कि जो हमारे फार्मर थे उनके लिए ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इसलिए कि हमारा जो खर्चा, खेडूतों के लिए खर्चा कम होगा। जो खातर में और ये सब जो बाहर से आता है, ये खातर में खर्चा कम होगा। ऑर्गेनिक खेती में हम लोग जाएंगे तो उसका वो जल्दी से वो जो भी माल होगा वो बाजार कृषि में की बेच बात करते हैं तो ये तो बराबर। पहले भी हमने फिर सुना है। नेशनल नाबार्ड ने नेशनल नाबार्ड से वो फंड भी ले सकते हैं, वो भी प्रावधान किया है। और ड्रोन का पर वो इस्तेमाल इस बार स्टार्टअप के होगा। लिए कुछ तो टर्म्स जी एंड कंडीशन होगी ना नीलेश जी? स्टार्टअप जी के जी लिए अगर नाबार्ड की तरफ से कोई लोन मिलता है, लेकिन कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशन होगी ना, यानी स्टार्टअप जी यानी जी जी ऐसा नहीं है आएगा। कि बिल्कुल ही प्रेशर को। जी 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 100% आएगा। आप देखिए कि खेडूत जो भी हमारे फार्मर है वो पहले है, फिर हमारा जो भी आता है सेगमेंट वो सब आता है। आप देखिए कि एमएसएमई एमएसपी की तरफ से शान भाई इसमें इंटरेस्ट लेंगे कि 2 लाख करोड़ का बजट इसमें दिया गया है। कि एमएसपी हम लोगों ने कम नहीं की है, लेकिन उसको एज इट रखा है, और उसमें पेंडेमिक और कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी के बाद भी 35% हमारा इस बार इजाफा हुआ है खर्चे में। अब देखिए, फिर ड्रोन पॉलिसी आ रही है, मैंने जो आपको बोला वो। फिर एमएसएमई 2 लाख करोड़ का बजट। आप देखिए कि एमएसएमई में आप जो भी छोटे थे, जो भी जो कृषि थे, और उसमें नीलेश जी, अभी किसी तक को लोग 1 लाख रुपए की लोन कैसे ले पाते हैं वही सोचने में आप लगे हुए हैं कि देखिए काश हम ले पाए। कि जी एमएसएमई में इतना फायदा हुआ है कि लोगों को शायद कोरोना में उनका जो भी था पेंडेमिक में वो भर नहीं पा रहे थे, तो मोरेटोरियम में भी हुआ है। काफी सारे उनके जो इंस्टॉलमेंट हुए थे, फिर भी उसको गवर्नमेंट की तरफ से रियायत दी गई है। और आप देखिए कि होम लोन में आज 6% के आसपास वो जो पैराग्राफ है, 6% पे 6.5% के आसपास हो गया था। 2014 के बाद पहले के देख लीजिए 12 से 14% था। तो आप देखिए कि ये जो भी है आंकड़े, वो शांत भाई ठीक से कान खोल के सुन ले कि ये हुआ है कि महंगाई तो पूरी दुनिया में है, लेकिन उसको कंट्रोल किया है। पेंडेमिक जैसी महामारी में देश हमारा पूरा घर पे, हम लोग पूरा मतलब पूरा देश घर पे बैठा था, फिर भी हम लोग एक सेक्टर में वापिस आए हैं। हमारी ट्रैक और हमारी ये जो गाड़ी चल रही है, और ऐसा नहीं कि किसी को लुभाने के लिए, ये न्यूटन है कि टैक्स किसी को फ्री नहीं किया तो बढ़ाया भी नहीं है। ये देखिए कि मोदी जी की सरकार में ये जो स्टेबल रखा है जी, वो पर जरूरी जीएसटी है। कलेक्शन की हम बात करते हैं तो वो भी तो देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा तो आम लोगों ने ही दिया है भुगतान, फिर भी राहत कॉर्पोरेट वाले टैक्स में ही क्यों? आम लोगों देखिए, को क्यों नहीं? या तो फिर देते ही नहीं? नहीं, आप देखिए कि जीएसटी कलेक्शन में मैं क्योंकि पहले रिकॉर्ड वही बोला कि ब्रेक जो जीएसटी जीएसटी कलेक्शन हुआ है उसमें तो आम लोगों का ज्यादा हिस्सा है, अगर उसके कैलकुलेशन में हम बहुत ही डीपली चले जाते हैं।
अब देखिए कि 6 से 7 करोड़ के आसपास आ गए हैं कि टैक्स पेयर हमारे पास बहुत कम है। फिर भी जो डिजिटल इंडिया जो हुआ है, जो जब से मोदी जी की सरकार आई है, जब से तब से देखिए कि टैक्स पेयर थोड़े बड़े हैं और ये तो बहुत कम है। मैं सोचता हूँ कि आगे के वर्षों में अगर बहुत बड़े हमारे किसी भी कंट्री का आप आंकड़ा ले लीजिए तो उसके टैक्स पेयर और हमारे टैक्स पेयर मतलब नॉमिनल है। फिर भी आप हमारे आंकड़े देखिए। दूसरा कि जीएसटी कहां से आया, तो ये जो भी कॉर्पोरेट टैक्स था उसने जीएसटी पे किया है। देखिए कि 1,42,000 करोड़ मतलब सबसे ज्यादा जीएसटी का हमारे पास पे आ रहा है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा है, हमारे वो ये अर्थव्यवस्था में लगा है। वो कहीं बाहर से नहीं आया, वो हमारे टैक्स पेयर ही ने दिया है। तो कॉर्पोरेट का हुआ है। लालू जी आप ध्यान से सुनिए। दूसरा कि हर एक जगह में डिजिटल जो पोस्ट रहेगा वो डिजिटल रहेगा। अब देखिए कि डिजिटल जितना माध्यम था हमारा वो सबसे ज्यादा रहता है कि जितने भी वो भ्रष्ट बीच में थे कि वो दलालिए थे कि जितना भी वहां पे वो करप्शन होता था, जो सरकारी तिजोरी में नहीं जाते थे वो पैसे जाने लगे सीधे सरकार की तिजोरी में, वो ट्रेजरी में जाने लगे कि उससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। आम आदमी की व्याख्या मैंने आपको बोला कि आम आदमी हर एक सेक्टर में पाया जाता है। अब बाहर से कोई निवेश आएगा या हमारे देश का पैसा हम लोग यूज करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वहां पे रोजगारी होगी। वहां पे आप देखिए कि 25,000 पर किलोमीटर नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर और दिया रोजगारी तो की वहां बात पे गांव। हो रही है, यहाँ पर चर्चा हो रही है, लेकिन ये जो बैटरी स्वैपिंग वाली बात करें वो कहाँ से आ गई? हम तो पावर स्टेशन खड़े करने वाले थे, हम तो वो मेट्रो और बुलेट थी उसके स्टेशन में हम कहीं ना कहीं उस तरीके से आयोजन करने वाले थे कि वहां पर भी रिचार्ज स्टेशन बन सके। तो फिर हमें बैटरी स्वैपिंग के मोड पे क्यों आना पड़ा? मैं वही बोल रहा हूँ मैडम कि जलपा जी आप देखिए 25,000 किलोमीटर का हाईवे नेशनल हाईवे का वो हुआ है। तो जहां तक हमारा जो डेवलपमेंट होगा, हमारी जहां पे वो रोजगारी बढ़ेगी, रोड जहां पे रहेगा वो आजू बाजू में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रोजगारी आएगी। और आज देखिए कि बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूरे विश्व में है। तो हम लोग जितना भी हम लोग एनर्जी पे, ग्रीन एनर्जी पे जाएंगे तो उससे काफी फायदा रहेगा कि हम एक तो पॉल्यूशन से बचेंगे, दूसरा कि ये जो पेट्रोल और सौर ऊर्जा की अगर आप डीजल बात जो कर रहे हो तो डिपेंड उसका है। सीधा बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी को चला जाएगा। मतलब अगर हम जो आज अनाउंसमेंट हुई निर्मला सीतारामन द्वारा, या फिर बैटरी स्वैपिंग की भी बात कर ले तो दो बड़ी कंपनी है वो इसके ऊपर काम कर रही है, वर्कआउट करेगी, संयुक्त साहस करेगी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री और यूके बीपी पीएलसी की बात कर ले, या हीरो मोटोकॉर्प और ताइवान गोगोरो की अगर हम बात कर ले, वो आने वाली है बैटरी स्वैपिंग के लिए। जी जरूर, ये जो शुरुआत होगी और फिर आप क्या देखिए कि फिर ये काफी गवर्नमेंट उन्हें सारी बता पाएगी? कंपनियां जैसे इसमें होगी। मतलब जैसे सीएनजी नया नया आया था तो हमें काफी बेनिफिट लगा था, लेकिन धीरे धीरे हम भी देख रहे हैं कि जैसे पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे सीएनजी में भी हो रही है। तो फिर क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये कंपनी मुनाफा करेगी या फिर लोगों को राहत देगी? देखिए हर एक देश में ये एक एक चेंजेस होना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कि हम लोग पेट्रोल और डीजल हम लोग पहले यूज करते थे। कभी सुना नहीं था कि सीएनजी कैसे आएगी, बैटरी वाली कब आएगी, मतलब कभी सुना नहीं था। हम लोग आज सीएनजी पे आए हैं। सीएनजी की भी गपत ऐसी है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी डिमांड है, हमारी सप्लायर है, वो तो धीरे धीरे हम लोग ग्रीन एनर्जी में भी जाने लगे कि आप देखिए कि आज रोड पे बैटरी वाली गाड़ियां भी चल रही है। तो हर एक विकल्प तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा पूरी ये विश्व की महामारी होती है कि पेट्रोल डीजल ये जो खपत है, ये जो जी, पर इतनी इलेक्ट्रिक पॉपुलेशन में व्हीकल की होती है अगर आप बात तो कर रहे हो ये। तो पूरे देश के ऊपर ये जो अंक आता है मार्ग परिवहन और धोरीमार्ग मंत्रालय की तरफ से, वो आता है करीबन 9 लाख से कुछ ज्यादा। जी 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 आप देखिए कि पर देश की मैं पॉपुलेशन कितनी है? चलो पॉपुलेशन से भी बहुत कम चले जाए व्हीकल की तौर पे तो ये संख्या बहुत कम है नीलेश जी। देखिए जी जलपा जी आप देखिए कि पेट्रोल से कन्वर्ट सीएनजी में बहुत टाइम लगा था, बहुत टाइम लगा था। लोगों को ट्रस्ट आना चाहिए, लोग यूज टू होने चाहिए। पेट्रोल से फिर सीएनजी में आए तो सीएनजी में से फिर ये बैटरी में आने में मतलब काफी सारा कंफर्ट जोन रहेगा, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन, हमारी क्या जो इसीलिए जनता है निर्मला वो जी ने एकदम 25 से। सालों की पहले ही बात कर? देखिए बजट ऐसा है कि बजट ऐसा नहीं कि कल मुझे सुबह से मुझे फायदा हो जाएगा या मेरी ऑफिस या मेरा घर चल पड़ेगा। बजट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट और यहाँ से शैलेश पैसा जी लेके यहाँ पे अगर हम लगाएगी। नीलेश जी यहाँ पर बात करते हैं तो बजट का मतलब तो यही हुआ ना, जैसे हम एक साल के लिए कि अभी इस साल क्या बेनिफिट मिलेगा, या फिर जो सीधा दिखाई दे।
जी, फिर आप तो ये देखिए कहीं ना ना कहीं कि एक मतलब पंचवर्षीय योजना की तरह ही हो जाएगा। जलपा जी, पेंडेमिक महामारी से कोई भी देश उभर नहीं आया है। आप देखिए कि हमारी इकोनॉमी पहले डाउन थी, फिर भी ये पेंडेमिक महामारी से और हम लोग जीएसटी हमारा कलेक्शन पूरा रिकॉर्ड था। ब्रेक तो हुआ ये है। तो एक अकेले जीएसटी, आप समझिए कि जीएसटी के अकेले पे टैक्स से वो देश नहीं चलेगा। वो देश देश को काफी सारा वो इतना वो होता है ना, बैलेंस शीट के यहाँ से इनकम होती है तो यहाँ से जावक रहती है, ये दोनों बैलेंसिंग रहता है। तो इस जी, बार पर मोदी अगर हम सरकार बात ने करें तो कहीं ना कहीं गति शक्ति में अगर हम 16 करोड़ रुपए दे सकते हैं कि 16 मंत्रालय के बीच में आपसी जो संकलन है वो अच्छे से हो, तो फिर हम क्यों नहीं बजट में कुछ और दे पाए या लोगों को राहत दे पाए। सांझी भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी ओर आते हैं। जी सांझी जी, पहले तो अभी नीलेश भाई ने कहा कि जीएसटी जो कलेक्शन है वो कॉर्पोरेट के कारण है। कॉर्पोरेट के कारण नहीं नीलेश जी, जीएसटी उपभोक्ता देता है, मालिक नहीं देता है। पहली बात तो ठीक है ना, कॉर्पोरेट जीएसटी नहीं देता है, उपभोक्ता देता है। गरीब आवाम, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग सब जीएसटी भरते हैं तमाम उत्पाद पर। ठीक है। दूसरी बात, ये कृषि प्रधान देश है, हमने किसानों की बात नहीं की। अभी अभी एक आंकड़ा आया था, एक रिपोर्ट आई थी, इसमें ये स्पष्ट हुआ था कि भारत में भुखमरी बढ़ रही है। उसके बावजूद इस देश की सरकार ने जो बजट लाया उसमें 80,000 करोड़ की फूड सब्सिडी की कटौती कर दी। उसके बाद हम आते हैं खाद में जो सब्सिडी मिलती थी उसमें 35,000 करोड़ की कटौती कर दी। उसके बाद हम आते हैं नरेगा में 25,000 करोड़ की कटौती कर दी। जब बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देश में तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे में नरेगा का फंड कम करना, नरेगा का कोष कम करना, उससे पीछे सरकार क्या तर्क है मुझे नहीं पता। सरकार या तो बेरोजगारी को बढ़ाना चाह रही होगी। तो कहीं ना कहीं चारों ओर से बेरोजगार युवाओं, किसानों, महिलाओं, मध्यम वर्गों के हितों का कोई ख्याल नहीं रखा गया। दूसरी बात, अंतिम मेरा प्रश्न नीलेश जी से है, वो बार बार ड्रोन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बोल लेने दीजिए भैया। अरे यार, आप बार बार मेरी बीच में दखल देते हो, मुझे बोल लेने दीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए भैया। आप बोलते हो, सुनो, सुनिए नीलेश भाई, आप बोलते हो जो भी फर्जी वाला करते मैं सुनता हूँ, आप सुनिए। जलपा जी ऐसे डिबेट नहीं होगा, इनको बोलिए। मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ। टैक्स पेयर के आंकड़े मुझे दीजिए। जलपा जी, हाथ अब कीजिए, हम आपकी ओर भी आएंगे अगर आपको कुछ कहना है। मेरा प्रश्न ये है, मैंने भी बताया किसानों के बारे में कि मोदी सरकार ने कैसे उनके विनाश का कार्य किया, कैसे सब्सिडी घटाई गई, कैसे मनरेगा का बजट कम किया गया। अब मैं नीलेश भाई से पूछना चाहता हूं कि नीलेश भाई अभी बार बार ड्रोन पॉलिसी के बारे में कुछ बता रहे थे, पता नहीं वो ड्रोन कौन उड़ाएगा, पर मैं इतना पूछना चाहता हूं उनसे कि उत्तर प्रदेश का किसान आवारा पशु से बहुत परेशान है, सांडों से बहुत परेशान है, उनकी फसलें बर्बाद हो जा रही है, तो क्या वो ड्रोन सांडों को पकड़ लेगा या रोक देगा खेत में जाने से? सांझी, आज मैं प्रश्न पूछता हूँ, 2000 पहले के टैक्स पेयर अरे भैया, मुझे बता दीजिए। मेरे प्रश्न का आंकड़े बोलिए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे नहीं याद है, उसमें क्या नहीं, मुझे याद नहीं है, उसमें कोई शर्म नहीं है। क्यों नहीं? आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए ना। क्यों याद नहीं है? आप सत्ता में बैठे हो, आज के बजट की बात करो ना, 14 के बजट की क्यों बात कर रहे हो? आज 14 के बजट की बात करो ना। नहीं, हम लोग यहाँ पर आज, अरे भैया, अरे नीलेश भाई, बौखलाइए मत। मेरे मुझे बताइए कि आज के बजट की चर्चा करें क्या 1947 के बजट की चर्चा करें, ये बताओ। नहीं, आप बौखलाइए मत। ये बताइए वो ड्रोन आपका सांड रोक पाएगा? आप बताइए वो ड्रोन आपका सांड रोक पाएगा? अधिक चर्चा शायद ये महत्वपूर्ण रखती है कि किसान ट्रैक्टर कहाँ से लाएगा और किसान वो ट्रैक्टर को चलाएगा कैसे, जब आपके पास उत्तर नहीं है। भाजपा ने इस देश का विनाश कर दिया, किसानों की कमर तोड़ दी, युवाओं को बेरोजगार कर दिया, महंगाई बढ़ा दी। इसके अलावा भाजपा ने कुछ नहीं किया। इसके लिए आपके पास कोई उत्तर नहीं है, आपके पास। आज के बजट के बारे में चर्चा करने के बजाय आप 2014 के बजट पर चर्चा कर रहे हो। अरे भैया, अपनी तो देख लो, फिर दूसरे की देखना, पहले अपनी देख लीजिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कांग्रेस, 17 साल। आपने 4 बार नाम बदले, हिंदू महासभा से जनसंघ, जनसंघ से जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। इस देश की जनता ने आपको उखाड़ के फेंक दिया है, इसके लिए आपको बार बार नाम बदलना पड़ा। शर्म कीजिए। आप गरीबों को पैसा क्या है और अमीरों को दे। शर्म कीजिए नीलेश भाई, शर्म कीजिए। ये अच्छे दिन है, ये प्रधान सेवक है, उद्योगपतियों की चाकरी करने वाला प्रधान सेवक है, उद्योगपतियों की चाकरी करने वाला प्रधान सेवक है। आप नहीं बन सकते क्योंकि वहां पे एक ही फैमिली है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सांझी, जवाब दीजिए।
ठीक है, हमें ये कौन प्राइवेट है प्रधानमंत्री उसमें पद की बहस नहीं है, लेकिन ये आम बजट लोगों की को बहस क्या नहीं है बेनिफिट? भाई, ये बजट की बहस है। और मनमोहन सिंह कोई गांधी परिवार के नहीं थे, मनमोहन सिंह गांधी परिवार के नहीं थे, मनमोहन सिंह गांधी परिवार के नहीं थे, आपको पता होना चाहिए। मनमोहन सिंह गांधी परिवार के नहीं थे, ठीक आपको है, पता यहाँ होना पर हम चाहिए। नहीं देख रहे या पार्टी में किसे प्रधानमंत्री बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसकी चर्चा नहीं है। यहाँ पर चर्चा ये है कि आम लोगों को क्या मिला या क्या खोया उन्होंने। इनके वैसे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसके लिए ये समय का काफी बल्कि अभाव है, बातें कर रहे समय हैं। का काफी अभाव है, वैसे समय का काफी बौखला गए अभाव हैं है मेरे आपकी। और भाई, यहाँ पर चारू मेरे जी आना मित्र चाहूंगी बौखला गए आपकी हैं, ये चारू जी बौखला गए आपका हैं। यहाँ पर आना चाहूंगी। यहाँ पर बात जी हाँ। मनरेगा की भी हुई, क्या कहना चाहेंगे? क्यों मैंने मनरेगा पहले ही का बताया कि लाभ जो है वो नहीं बढ़ाया गया? मैंने वही बताया कि आपने मनरेगा का बजट कम क्यों किया, आपने हेल्थ के लिए 1.6% का अलॉटमेंट क्यों किया, ज्यादा क्यों नहीं किया। जो 5G टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इंडिया में आ गई है, चालू है, उसके लिए रिसर्च के लिए आपने करोड़ों रुपए का अलॉटमेंट क्यों किया। नीरज जी से मेरा पहला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न भी वो है कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया का क्या हुआ, इसके लिए कौन सी इस बार अलॉटमेंट की गई है, कितने पैसों की हो आप बताइए। आप योजनाएं लाती है चली जाती है। नमामि गंगा के लिए आपने 20,000 करोड़ रुपए लाए थे, गंगा शुद्ध हुई कि नहीं? नहीं शुद्ध हुई। इस बार आप तापी और नर्मदा जी को जोड़ने की बात कर रही हो, होगा कि नहीं वो देखने की बात है। तो कहने का जी मतलब यमुना है की बात कि जो कीजिए, कहा जाता है वो जी, और बिल्कुल नहीं वहां पर होता। कृषि की यमुना भी की कुछ बात बात कीजिए, की गई है। यमुना जी की बात कीजिए अब। कृषि की आय दोगुना होने वाली थी, मतलब किसानों की। 2022 आ गया, नहीं हुई है ना, वो भी तो हकीकत है। कौन यकीन करेगा? 25 साल का रोड मैप बता रहे हो, कौन यकीन करेगा? हम लोग फ्री नहीं या दे तो रहे, नीलेश जी सब मुझे आप यकीन बता दो करेगा। कि ये हमारे सामाजिक व्यवस्था में कौन सा समुदाय आपके बजट को लेकर खुश है? महिलाएं, युवा है, किसान, कौन से लोग खुश है? नौकरी पेशा लोग कौन खुश है? आप मुझे बता दीजिए। बिजनेस क्लास, कौन सा क्लास खुश है वो बता दीजिए मुझे। आप बता रहे बहुत बढ़िया बजट है, बहुत बढ़िया बजट है। कौन सा वर्ग है समाज व्यवस्था में आपके बजट से आज खुश हो गया और अपने घर पर आज मिठाइयां बनाई है? आप बताइए मुझे। 17 साल हो या आज के दिन हो, कोई गवर्नमेंट के बजट में किसी ने मिठाई नहीं खाई। आपने खाई है कभी? अरे आपके एक वक्त तो खुश होना पूर्वजों ने चाहिए खाई ना। है? चलो किसने मैं मिठाई खाई है? बिजनेसमैन हूँ, मुझे खुशी होनी मुझे एक चाहिए, और मिठाई मैं नौकरी बोलिए। पेशा हूँ, मुझे खुशी मुझे होनी चाहिए। मैं मुझे स्टूडेंट हूँ, मुझे खुशी होनी मैं चाहिए। 5 मैं लोग युवा के हूँ, नाम मुझे जानता खुशी हूं होनी जो बजट चाहिए। से खुश आपके है। मैं किसान हूँ, मुझे मिठाई मैं किसने 5 किसी लोगों खाई के को है? नाम खुशी होनी जानता हूं, चाहिए। मैं 5 लोगों के आम नाम आदमी जानता हूं कभी जो बजट से मिठाई नहीं खुश है। खाता है, कोई उसमें नहीं एक खाएगा, अदानी और है, आज तक ऐसा एक नहीं हुआ है अंबानी चालू है जी। और आप 3 कह और रही है हैं। जरूर जनता खुश है। समझ ही चुकी है बजट में कि उसको क्या मिला या क्या खोया, समय का अभाव है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का मुद्दा था हमारा बजट 2022 पे कि जनता ने क्या खोया या क्या पाया। अगर हम आज के बजट की बात करें तो जैसे पिछले साल कुछ अभूतपूर्व आया था बजट, उसी तरह आज अमृतकाल का बजट लॉन्च किया गया, 25 सालों की रूपरेखा के अनुरूप बताया गया। लेकिन आम लोगों को क्या मिला? हम लोगों को शायद उम्मीद थी कि ये बार तो जैसे तो जीएसटी कलेक्शन भी ब्रेक हुआ है, शायद उम्मीद थी कि कुछ शायद इनकम टैक्स में हमें कुछ राहत देखने को मिले, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। क्या पाया की बात आती है तो काफी योजनाओं के बारे में बताया गया, कुछ रुपए भी अगर हम देखें तो उसके भी प्रावधान किए गए, लेकिन क्या इसका बेनिफिट कहां तक पहुंचेगा? हम पिछले बजट की बात करें, अभी के बजट की बात करें, डिजिटलाइजेशन पर काफी भार रखा गया, लेकिन क्या ये डिजिटलाइजेशन का सबसे पहला प्रयोग क्या ये बजट के मद्देनजर ही नहीं होना चाहिए? जैसे बजट 2022 है, अगर उससे पहले का भी डेटा है तो शायद रखना चाहिए कि हमने कितने रुपए का प्रावधान किया था, उसमें से कितने रुपए कहां यूटिलाइज हुए और कितने शायद बच गए, कि हमने कुछ ज्यादा दे दिए हो और नहीं वो खर्च हो पाए। या फिर चलो अभी से शुरुआत करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात हुई है तो शायद हमें डिजिटल पर देखने को मिले कि इतने रुपयों का प्रावधान किया गया था, उसमें से कितने रुपयों के अब अगर हम बात करें तो वो आगे दे दिए गए हैं, काम चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या ये सारा डेटा डिजिटल हो पाएगा? अगर ये सारा डेटा मान लेते हैं डिजिटल हो पाएगा तो हम उस वक्त मान लेंगे कि डिजिटल इंडिया बन गया है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।